तो हम लोग प्रैक्टिकल में डेटा पढ़ लिए थे, डेटा क्या है, डेटा के सोर्स क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में स्टैटिस्टिकल सीरीज और उसमें है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सांख्यिकी श्रेणियां, स्टैटिस्टिकल सीरीज, सांख्यिकी श्रेणियां। ये आप लोगों के इस साल में नहीं है, लेकिन अगर इच्छा हो सीखने की तो बैठ सकते हैं, नहीं तो जाने की इच्छा हो तो जा भी सकते हैं, है ना। तो सांख्यिकी श्रेणियों का क्या मतलब है? जो हम आपको डेटा बताए थे या तथ्य जो बताए थे, परिभाषा उसकी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जब उन आंकड़ों को आप सुव्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, है ना, उसी को सांख्यिकी श्रेणी या स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? जो आपके पास आंकड़े हैं, डेटा हैं, उनको सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करना ही सांख्यिकी श्रेणी या स्टैटिस्टिकल सीरीज कहलाती है। ठीक है, यह 3 तरह की होती हैं, है ना। तो 3 तरह के टाइप क्या क्या है इनके, इनका जो प्रकार है वह 3 प्रकार के हैं। 3 में कौन कौन से? एक तो है व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, पर्सनल श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के बाद है खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी, इसको डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। और थर्ड है अखंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, है ना। अब तीनों के बारे में जानेंगे क्या क्या है। तो जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें जो प्रत्येक इकाई होती है, व्यक्तिगत जो श्रेणी या सीरीज तैयार की जाती है, श्रेणी या जो सीरीज तैयार की जाएगी, उसमें जो प्रत्येक यूनिट होती है ना, उसका अलग अलग मूल्य होता है ना। जो प्रत्येक यूनिट होती है उसका अलग अलग व्यक्तिगत मूल्य दिया होता है। कैसे? उदाहरण के रूप में जैसे समझिए, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये क्या है? इकाइयां हैं, है ना, ये इकाइयां हैं। तो अगर इनका जनसंख्या आप देखें, है ना, ये राज्य है और इनकी जनसंख्या आप देखें और एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करें, तो हर एक स्टेट की अलग अलग जनसंख्या है ना। ऐसा है ना, मान लेते हैं कि यहाँ 12 करोड़ जनसंख्या है, यहाँ 20 करोड़ जनसंख्या है, यहाँ 15 करोड़ जनसंख्या है, तो सब की अलग अलग वैल्यू है कि नहीं, व्यक्तिगत मूल्य अलग अलग है कि नहीं। तो ये जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है उसमें जो इकाई होती हैं उनका जो व्यक्तिगत मूल्य है वो क्या होता है? अलग अलग होता है सबका। ठीक है ना। तो ये है क्या? व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है। ऐसे ही हर एक राज्य में, जैसे यही राज्य है, सब में अगर गेहूं का उत्पादन देखें तो मध्य प्रदेश में कुछ और होगा, यूपी में कुछ और महाराष्ट्र में कुछ और। तो हर एक इकाई का अलग अलग वैल्यू है कि नहीं है, तो यह व्यक्तिगत श्रेणी होती है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है। फिर दूसरी जो है खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट श्रेणी। इसमें जो प्रत्येक इकाई होती है
उसका जो यथार्थ माप है, एग्जैक्ट मेजरमेंट है, इस सीरीज में जो खंडित श्रेणी होती है उसमें जो इकाइयां हैं उनका जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है या एग्जैक्ट वैल्यू है वो निकाला जा सकता है। उसके लिए उदाहरण हम लेंगे, अभी कैसे समझेंगे उसको, है ना। जैसे अगर आप किसी गांव में जितने भी परिवार हैं, किसी गांव में जितने भी परिवार हैं, अगर आप उनको एक श्रेणी में लिखें, जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में कितने परिवार हैं, टोटल 10 परिवार हैं, ठीक है, टोटल 10 परिवार हैं। उन 10 परिवारों में जो बच्चों की संख्या है, केवल बच्चों की, है ना, वो भिन्न भिन्न होगी। जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, कुछ भी लिखते जाइए, 7, 1, कितने हो गए ये, 3, 2, 5, 4, 2, 3, 3, 4, 10 परिवार हैं गांव में, और प्रत्येक परिवार में बच्चों की संख्या क्या है, इस तरह से दी गई है, ठीक है। खंडित श्रेणी में क्या होता है कि आप जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं, है ना, इन आंकड़ों से क्या करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ग्रुपिंग? वो ऐसे बनाएंगे कि आप देखेंगे कि एक जो मतलब बच्चा है ना, जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों की संख्या ही है ने, पुरुषों की संख्या मान लीजिए, छोड़िए, पुरुषों की संख्या 10 परिवारों में ऐसे दी हुई है, ठीक है। तो एक पुरुष कितनी बार है, कितने परिवारों में? केवल एक ही परिवार है जिसमें एक पुरुष है ना। तो जब खंडित श्रेणी बनती है तो उसमें क्या बनता है, एक तरफ क्या हो जाएगा, चर मूल्य, एक तरफ क्या हो जाएगा, चर मूल्य, और एक तरफ हो जाएगी बारंबारता। अभी हम देखेंगे खंडित श्रेणी में बारंबारता भी होती है। तो जैसे चर मूल्य हमारा क्या है यहाँ पे, पुरुष। चर मूल्य क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, चर राशि अचर राशि क्या होती है, चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान एग्जैक्ट हमको नहीं पता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे जेब में x रुपए है, तो x रुपए कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। लेकिन मैं कहूं कि मेरे जेब में 50 रुपए है, तो 50 ही एग्जैक्ट है ना, वो कम अधिक तो होगा नहीं। तो 50 जो है वो अचर है, वो बदलेगा नहीं। लेकिन जो चर होता है वह क्या होता है, उसका मान बदलता रहता है ना। तो चर मूल्य है ना, तो चर मतलब पुरुष है तो एग्जैक्ट होंगे ना। तो जैसे एक पुरुष कितने परिवारों में है, एक परिवार में, तो बारंबारता कितनी बार आ रहा है, एक आ गया। अगला देखेंगे, 2 पुरुष कितने परिवार में है, 2 परिवार में, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ कितने हो जाएंगे, 2, है ना। फिर 3 परिवारों में 3 पुरुष हैं, तो 3 पुरुष वाले कितने परिवार हैं, 3, 4 वाले, हाँ। सवाल ही माने हैं भाई, सवाल में ही मान लिया है, सवाल में तुमको दिया हुआ है, मान लो कि पुरुष ही है तो पुरुष ही न होंगे, जब बता दिया है तो पुरुष ही होंगे, है ना। तो 4 कितने हैं, 4 पुरुष 2 हैं। ये समझने का है कि क्या मतलब है ना। तो खंडित श्रेणी में इस तरीके से होता है कि जो आपके पास यूनिट्स हैं उनमें एक एक करके गैप होता है और उनकी बारंबारता कुछ इस तरीके से आप निकालते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है। जैसे एक परिवार, मतलब एक परिवार ऐसा है जिसमें केवल एक ही पुरुष है, तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना। 2 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 पुरुष हैं, तो एग्जैक्ट ही है। अब वो 2 से 2.5 नहीं हो जाएंगे,
या 3 नहीं हो जाएगा, 2 ही रहेंगे। तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो जाती है, किसमें? खंडित श्रेणी। ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट, इसमें एक शब्द है एग्जैक्ट मेजरमेंट, तो इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। अब हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में देखते हैं। इसमें जो है चर जो मूल्य होते हैं उनमें क्या होता है, एक निरंतरता देखने को मिलती है, और इसमें आपको एक वर्ग देखने को मिलेगा। इसमें ग्रुपिंग बनाते हैं, जैसे इसमें चर मूल्यों को उनकी बारंबारता के अनुसार दिखाया था ना, इसमें एक रेंज रहेगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ही देख लेते हैं। कि कुछ लोग हैं उनकी जो सैलरी है उसका रेंज है ना। मान लीजिए प्रतिदिन कितना प्राप्त कर रहे हैं, प्रतिदिन कितना उनका मजदूरी है, और यहाँ संख्या है किसकी, लोगों की। ठीक है ना, एक फर्म है, कोई कंपनी है जहाँ लोग काम कर रहे हैं, है ना, वहाँ मान लेते हैं 100 लोग काम कर रहे हैं या कितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वेतन का एक स्लैब बनाए हैं, इतने इतने लोगों को कितना पैसा देंगे, तो उसको जब दिखाते हैं तो जैसे मान लीजिए 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में जो प्राप्त करने वालों की संख्या है 20 है ना। तो इसमें क्या आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल रहा है? ये जो 20 लोग हैं वो कितना प्राप्त कर रहे हैं आपको नहीं पता है। हो सकता है 20 में से 2 ठो 100 पा रहे हो, 10 ठो 150 पा रहे हो, 5 ठो बीच में पा रहे हो, 125 पा रहे हो, तो एग्जैक्ट वैल्यू का पता होगी? नहीं होगी, है ना। फिर अगला जो होगा 150 से 200 में 5 लोग, तो इसमें भी आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे कि कौन 5 लोग है वो कितना प्राप्त कर रहा है। कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ये जो वर्ग अंतराल है 100 से 150, तो 150 के बाद फिर 150, यहाँ 200 से शुरू होगा। तो वर्ग अंतराल क्या होता है, जो सबसे उच्च होता है वही अगले वर्ग का निम्न हो जाता है। तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस श्रेणी। इसमें बस खास बात यह है, इसमें जो लोग हैं या जो चर है ना, वो ग्रुप में है और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है आपको। ठीक है ना, इधर एग्जैक्ट वैल्यू पता हो जा रही थी। ठीक है ना, तो ये है। बात समझ में आई कि नहीं? अब अगला हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका बहुत वो नहीं है, इसको बस समझ लीजिए आप। आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी में कहते हैं इसको बारंबारता बंटन। आप लोग पढ़े होंगे 10वीं 10वीं में अगर मैथ क्लियर है। बारंबारता बंटन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? बारंबारता मतलब है पुनरावृत्ति। जैसे अभी बताए थे ना कि एक पुरुष, एक घर, एक परिवार में एक ही पुरुष हैं, 2 परिवार में 2 पुरुष, और 3 पुरुष वाले 3 परिवार, ऐसे करके कुछ था ना अभी। तो क्या है, जो पुरुषों की संख्या है या जो परिवारों की संख्या थी, 2 पुरुष 4 परिवार में है, तो ये जो 4 परिवार हैं, 2 पुरुषों की बार बार आवृत्ति हो रही है ना 4 परिवारों में ना, तो ये जो परिवार हैं 4 बार आ रहे हैं, वह है आवृत्ति, बारंबारता, है ना। कि कोई चर मूल्य जो है कितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, वही क्या कहलाती है, उसकी बारंबारता कहलाती है। जैसे एक उदाहरण इसमें दिया गया है, वही उदाहरण ले लेते हैं। इसमें दिया है
कि 30 परिवारों में पुरुषों की संख्या दी हुई है ना। तो वही उदाहरण सेम ले रहे हैं। तीस परिवार हैं जिनमें किसकी संख्या दी हुई है? पुरुषों की। सवाल में ही दिया गया है। और उन पुरुषों की संख्या कैसे दी हुई है? 3, 5, 6, 4, 5, 7, 3, 8, 2, 4, 5, 3, 2, 7, 6, 4, 2, 7, 6, 4, 3, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 8, 1। ठीक है, 30 परिवार हैं जिनमें ये पुरुषों की क्या है? संख्या है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखना है कि एक एक परिवार में ये पुरुषों की संख्या, जैसे मान लीजिए पहला परिवार है 3 पुरुष, दूसरा परिवार 5 पुरुष, तीसरे में 6 पुरुष। अब आपको इसमें क्या देखना है? बारंबारता देखनी है कि कुछ अंक जो हैं वो बार बार आए हुए होंगे। जैसे अगर मान लीजिए 3 का ही ले लेते हैं, तो 3 पुरुष एक परिवार में हो गए, दूसरे परिवार में, तीसरे परिवार में, चौथे परिवार में, 5वें परिवार, एक और 6 परिवार। मतलब जो 3 पुरुष हैं, पुरुषों की अगर संख्या इधर लिखा जाए और उनकी अगर बारंबारता देखी जाए परिवार, तो 3 पुरुष कितने परिवार में हैं? 6 परिवार में। ऐसे ही अगला देखेंगे आप, 5 को देखिए, 1, 2, 3, 4, 4, है ना। तो जो 5 पुरुष हैं वो कितने परिवार में है? 4 परिवार में 5-5 पुरुष हैं, है ना। तो ये बारंबारता है ना, कि ऐसे ही सबका निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। क्रम से निकालते हैं, पहले देखेंगे कि 1 वाले में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, है ना। ऐसा नहीं कि पहले 5 का ही निकाल लेंगे, क्रम से निकालते हैं कि 1 पुरुष वाले कितने बारंबारता है, 2 पुरुष वाले, 3 वाले, 4 वाले, ऐसे निकालते जाते हैं। तो यही क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब यह 2 तरीके का प्रकार है। जैसे अभी श्रेणी थी ना, उसी श्रेणी के आधार पर 2 तरह का बारंबारता हो जाता है। एक हो जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, खंडित बारंबारता बंटन, और एक हो जाता है कंटिन्यूअस या अखंडित बारंबारता डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग पहला जो प्रकार देखने जा रहे हैं वो कौन सा देखने जा रहे हैं? खंडित बारंबारता बंटन। इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, यही सब उदाहरण रहेंगे। 4, 5, 3, 3, 5, 4, 4। खंडित बारंबारता बंटन पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार कौन सा है? अखंडित बारंबारता बंटन। ठीक है ना। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? इसमें बस एक खास बात होती है, इसमें दिखाने का जो तरीका है, अभी जैसे दिखा रहे तो वैसे ही दिखाएंगे, बस उसमें दिखाने का एक अलग तरीका है। तो उसको सारणी बना के दिखाते हैं। सबसे ऊपर आप खंडित बारंबारता डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, आपको सवाल दिया रहेगा इस तरीके का, है ना, और आपसे कहा जाएगा
कि आप खंडित बारंबारता डिस्ट्रीब्यूशन या बारंबारता बंटन बनाइए। लिखा रहेगा खंडित बनाना है। अगर नहीं लिखा है बारंबारता डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए तो आप फिर स्वतंत्र है, चाहे खंडित बनाइए चाहे अखंडित बनाइए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे खंडित? इसके लिए आप पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 खाने बनाएंगे, है ना। एक रहेगा आपका चर मूल्य जो दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पुरुषों की संख्या दी हुई है तो वही चर मूल्य है पुरुष। ठीक है। एक रहता है टैली, एक विशेष दिखाने का तरीका है बंटन को। और फिर है बारंबारता, परिवारों की संख्या। ये कैसा तरीका है दिखाने का? खंडित। और इसमें दिखाएंगे ये जो टैली है यह बारंबारता को दिखाता है। कैसे? इसमें जो 1 2 संख्या होती है उसको ऐसे दिखाते हैं, 1 2 3 4। फिर जब 5वां होगा तो क्रॉस कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए 7 बनाना है, 7 लिखना है तो 5 हो गया, फिर 2 लिख देंगे। मान लीजिए 8 लिखना है तो 1 और बढ़ जाएगा, 9 1 और, 10 हो गया तो पुनः फिर ऐसे, है ना। तो ये एक है दिखाने का, उसको टैली कहते हैं। क्या कहते हैं? टैली। तो हम लोग कैसे देखेंगे? सवाल दिया है तो सबसे पहले देखेंगे चर मूल्य 1 पुरुष। तो 1 पुरुष कितने जगह है देखेंगे हम लोग? 1 2 और कहाँ है? 2 ही जगह है ना। कहाँ 3 जगह है? 1 यहाँ, 1 2 2 और यहाँ 2 लिख देंगे। फिर 2 पुरुष कितने परिवार में है? एक तरफ से देखते हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 4, 3 पुरुष 6, है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6, 4 पुरुष 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही सब का निकाल लेंगे। और फिर आप जब किसका टोटल करेंगे? इसका टोटल करेंगे ना, तो आपको कितना मिलना चाहिए? वही 30 मिलना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये जब टोटल करेंगे बारंबारता तो आपको जितने परिवार थे 30, तो इसकी संख्या ऐड करने पर कितनी मिलेगी? 30 ही मिलेगी। 30 से ज़्यादा मिलेगी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये खंडित हो गया। यहाँ पे लास्ट में क्या बनता है? लास्ट में यहाँ पे आप जब सबका बना लेंगे तो यहाँ योग लिखते हैं, एक कॉलम बनाते हैं, एक रो बनाते हैं और यहाँ टोटल निकालेंगे तो 30 आएगा। तो ये सवाल लिख लीजिए, इसको करना है आप लोगों को। लिख लो जी तुम लोग।